नमस्कार साथियों, लर्नप्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतीश द्विवेदी। आज हम लोग फिर से यूपीटीईटी 2021 की दृष्टि से संस्कृत विषय का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा था। आज फिर से शुरुआत वहीं से करते हैं। थोड़ा सा पीछे का कुछ देख लेते हैं और उसके बाद आगे की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण, उसके भेद। एक बार फिर से ऐसे रिवाइज कर लिया जाए। जैसे वर्ण पढ़ा था हमने, तो वर्ण की परिभाषा हमने पढ़ी थी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको विभाजित न किया जा सके, जिसके खंड न किए जा सके, उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद हमने पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन हमने पढ़ा था, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा हमने स्वरों के भेद पढ़े थे। ह्रस्व या मूल स्वर, दीर्घ स्वर जिन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, और प्लुत स्वर पढ़ा था हमने। व्यंजन पे आ जाते हैं। व्यंजन में हमने व्यंजन के 4 भेद पढ़े थे। मुख्यतः 3 होते हैं, 2 व्यंजनों को मिला के चौथा भी बन जाता है आपका संयुक्त व्यंजन। तो इसमें हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन, जिनका उच्चारण करने में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उनकी संख्या 25 हमने पढ़ी थी। क से लेके माँ तक क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के 25 अक्षर, 25 वर्ण। दूसरा हमने ऊष्म व्यंजन पढ़ा था। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। स, तीनों श और ह। तीसरा हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़ा था। इनकी संख्या 4 होती है, य, व, र, ल। और चौथा हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या काफ़ी बन सकती है। वैसे हमने 4 पढ़ा था, और भी बन सकती है। आज उसके हम कुछ उदाहरण और देख लेंगे। तो पहले हम स्वरों में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। उच्चारण कैसे किया जाता है इनका, क्यों ह्रस्व स्वर होता है, क्यों दीर्घ स्वर होता है, इनके उच्चारण में समय कैसा लगता है। जैसे देखिए, ये हम पढ़ते हैं अ। अगर 1 सेकंड का समय लगा रहे हैं, तो जो आपका दीर्घ स्वर है उसमें हम 2 सेकंड का समय लगाएंगे। एक में 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो दूसरे में 2 सेकंड का लगना चाहिए। वही हमने पढ़ा था 1 मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय, और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय। तो इसे हम ह्रस्व स्वरों को हम कहते हैं एक मात्रिक, दीर्घ स्वरों को हम कहते हैं द्विमात्रिक, और प्लुत स्वरों को हम कहते हैं त्रिमात्रिक। दीर्घ स्वर में जो हमारे थे ए, ओ, ऐ और औ, इन चारों को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलके बनते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे आपका ए है, ये आ प्लस ई, आ धन ई से मिलके ए बनता है, आ धन ऊ से मिलके ओ बनता है। तो ये 2 स्वरों से मिलके बनते हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर और द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, और इसी के अलावा जो हमारा प्लुत स्वर होता है उसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है। तो ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक, ह्रस्व या मूल स्वर, ये होते हैं एक मात्रिक। एक मात्रिक। इसी प्रकार आपके जो दीर्घ स्वर होते हैं, जो संयुक्त स्वर होते हैं, वो द्विमात्रिक। द्विमात्रिक
एक गुना समय, दो गुना समय। प्लुत स्वर जो आपका होता है वो त्रिमात्रिक होता है, माने इसमें 3 मात्रा का समय या 3 गुना समय लगता है। ठीक है, तो ह्रस्व हो गए जिन्हें हम मूल स्वर कहते हैं, ये 5 हैं। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि कौन सा स्वर जो है उसका दीर्घ नहीं होता है। तो हम आपने पढ़ा था आ, ई, उ, री और लरी। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि कौन सा स्वर, कौन सा ह्रस्व स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है। तो हमारा उत्तर है लरी। लरी ऐसा स्वर है जिसको हम सिर्फ संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हैं और इसका कोई भी दीर्घ नहीं होता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा स्वर, ह्रस्व स्वर है जिसका दीर्घ नहीं हो सकता है, जिसका दीर्घ नहीं होता है। तो वो कौन सा स्वर है आपका, वो है आपका लरी। लरी का दीर्घ नहीं होता है। लरी सिर्फ संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है और सिर्फ ह्रस्व रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपका प्रश्न बने कि कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है या किस स्वर्ग का, किस ह्रस्व स्वर का दीर्घ नहीं होता है, तो हमारा उत्तर है लरी। लरी का दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, तो समझ गए, एकदम अच्छे से समझ गए। ह्रस्व या मूल स्वर जो होते हैं 5 होते हैं, उन्हें हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। उनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर जो आपका है वो 4 होते हैं, लेकिन ह्रस्वों के दीर्घ भी उसी में आ जाते हैं। और ए, ओ, ए और जो 4 हैं इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है आ, ई, ए, उ निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। निम्न में से कौन सा एक संयुक्त स्वर है, हमारा उत्तर होगा ए। ए क्या है, संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब आ जाते हैं व्यंजनों पे। ये तो स्वरों के भेद हैं, और जो हमारे व्यंजन हैं, व्यंजन कितने मात्रिक होते हैं, तो व्यंजन हमारे अर्धमात्रिक होते हैं। ठीक है, व्यंजन हमारे अर्धमात्रिक होते हैं। जितने भी हमारे व्यंजन हैं वो सब हमेशा हलंत्य रूप में लिखे जाएंगे और वो अर्धमात्रिक होंगे। यहां से भी आपका प्रश्न बनेगा कि आ, ई, उ और क निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो अर्धमात्रिक है। तो निम्न में से कौन सा वर्ण अर्धमात्रिक है, तो हमारा उत्तर हो जाता है कि का अर्धमात्रिक है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे व्यंजन वर्ण हैं वो अर्धमात्रिक हैं। ठीक है, जो भी हमारे हलंत्य व्यंजन हैं सभी क्या हैं, अर्धमात्रिक हैं। तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक और अर्धमात्रिक, ये हमें समझ में आ गया। आगे हमने व्यंजनों की बात की थी। तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन 25 होते थे, ऊष्म व्यंजन 4 थे, अंतस्थ व्यंजन भी 4 थे, और संयुक्त व्यंजन में तो हम बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे आपका प्र हो गया, तो ये पौधन र से मिलके बनता है। ये आपका धा हो गया, तो ये द और धा से मिलके बनता है। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन में बहुत सारे आ सकते हैं। तो ये तो था पिछले वीडियो में हमने जो देखा था वर्ण, स्वर और व्यंजन, उसकी बात हो गई। अब हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ने पर हम लोग देखते हैं कि अभी बचा क्या है इसमें। तो अभी इसमें काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं। जैसे आपका बचा है अनुस्वार। क्या बचा है, अनुस्वार। इनको माहेश्वर सूत्रों में जगह नहीं दी गई है। अनुस्वारों को, अनुस्वार हम कैसे लिखते हैं, ऐसे एक बूंदी लगा देते हैं, बिंदु रख देते हैं। इसकी परिभाषा बनती है, किसी वर्ण के ऊपर लगे हुए एक बिंदु को अनुस्वार कहते हैं।
ठीक है। किसी वर्ण के ऊपर लगे हुए एक बिंदु को अनुस्वार कहते हैं और अनुस्वार उसी में लगेगा जिसके अंत में स्वर होगा। अगर स्वर नहीं है तो अनुस्वार नहीं लग सकता है। जैसे हमने क्या लिखा, राम, और इसका उच्चारण क्या होता है अनुस्वार का, तो अनुस्वार का उच्चारण म होता है। ठीक है, इसका उच्चारण म होता है। ठीक है, तो किसी वर्ण के ऊपर लगे हुए एक बिंदु को अनुस्वार कहते हैं और अनुस्वार का उच्चारण हम क्या करते हैं, म करते हैं। जैसे हमने लिखा बालक, क्या पढ़ेंगे इसको, बालक। अब इसी का के ऊपर हमने एक बिंदु रख दिया, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, बालकम। इस बिंदु का उच्चारण हमने क्या किया, मां किया। तो अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है, मां होता है। हमने लिखा राम, एक बिंदु रख दिया, क्या हो गया, रामम। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, रामम। तो इस हलंत्य मां का के लिए हम बिंदु का भी प्रयोग करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा चीज क्या है हमारा, आपका दूसरी चीज है विसर्ग। ठीक है, तो अनुस्वार हो गया। अब हम देख लेते हैं विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग कैसे होता है, ऊर्ध्वाधर दो बिंदु होते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दो बिंदु होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी वर्ण के पश्चात लगे हुए दो ऊर्ध्वाधर बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, किसी वर्ण के पश्चात लगे हुए दो ऊर्ध्वाधर बिंदुओं को, ऊर्ध्वाधर का मतलब एक ऊपर एक नीचे, ऊर्ध्वाधर बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, किसी वर्ण के पश्चात लगे हुए दो ऊर्ध्वाधर बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह होता है। इसका उच्चारण क्या होता है, इसका उच्चारण ह होता है। जैसे, जैसे क्या हो गया आपका, जैसे हो गया आपका, हमने लिखा श्याम, श्याम हमने लिखा, और श्याम में जब हमने दो बिंदु लगा दिए तो क्या हो गया, श्यामः, हा हुआ ना, दो बिंदुओं का उच्चारण क्या हुआ, हा हुआ। तो हमने लिखा श्याम, दो बिंदु लगा दिए, क्या हो गया, श्यामः। ठीक है, हमने क्या लिखा, मोहन। ठीक है, मोहन लिखा हमने, और इसके आगे जब हमने दो बिंदु रख दिए तो क्या हो गया, मोहनः। ठीक है, तो किसी वर्ण के पश्चात लगे हुए दो ऊर्ध्वाधर बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह होता है। ठीक है, जैसे श्यामः, मोहनः। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनुस्वार और ये हो गया विसर्ग। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इसका आ सकता है कि अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है, ना होता है, माँ होता है, या होता है, अंगा होता है, तो हम जानते रहें कि उसका उच्चारण माँ होता है। विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, तो विसर्ग का उच्चारण हा होता है। ठीक है, अगली चीज हम आप देखते हैं अनुनासिक। अनुस्वार विसर्ग हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं अनुनासिक। अब अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं, तो सभी वर्गों के, वर्ग क्या समझ रहे हैं ना, वर्ग क्या होता है, जैसे वर्ग 5 हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और
पवर्ग। तो ये 5 वर्ग हैं, सभी वर्गों के कुल मिला के 5 ही वर्ग हैं। तो पांचों वर्गों के जो 5वें अक्षर होते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो सभी वर्गों के 5वें वर्ण जिनका उच्चारण नासिका की सहायता से, नासिका समझ रहे हैं ना, नाक, नासिका, नाक, जिनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, नासिका की सहायता से होता है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे सभी वर्गों के 5वें अक्षर, तो क वर्ग का 5वां अक्षर क्या हुआ, अंगा। ठीक है, च वर्ग का इया। ठीक है, ट वर्ग का आड़ा, त वर्ग का न और प वर्ग का म। ये 5 क्या हुए आपके अनुनासिक वर्ण या अनुनासिक व्यंजन हुए। ठीक है, तो अनुस्वार किसी भी वर्ण के ऊपर लगे हुए एक बिंदु को अनुस्वार कहते हैं जिसका उच्चारण म होता है। विसर्ग किसी भी वर्ण के पश्चात लगे हुए 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं जिसका उच्चारण ह होता है। अनुनासिक सभी वर्गों के 5वें वर्ण जिनका उच्चारण नासिका की सहायता से होता है उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यहीं पे आपका एक प्रश्न बन जाता है, ये जितने लिखे हैं इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, नासिका से। अभी उच्चारण स्थान जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है, नाक है ना। तो यहाँ से भी आपका एक क्लियर हो जाता है, इनके उच्चारण स्थान क्लियर हो जाते हैं आपके कि अंगा, या, अड़ा, ना और मा, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। ये नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अनुनासिक समझ में आ गया, अनुस्वार समझ में आ गया और विसर्ग समझ में आ गया। अर्ध मात्रिक स्वर, अर्धमात्रिक समझ में आ गए, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक समझ में आ गए। और किसमें कितना समय लगता है वो आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे छोटा आ है तो आ, बड़ा है तो उससे दुगना समय आ, है ना। ठीक है, तो इसको आइए देखते हैं आगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को कन्फ्यूजन होती है वो होती है ए और ए में। ऐसे हमारे पास विकल्प दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा ह्रस्व है। तो कभी कभी हम ए लगा के चले जाते हैं, कहते हैं ये ए छोटा होता है, ए बड़ा होता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों बराबर समय लेते हैं, बराबर द्विमात्रिक दोनों ही हैं, दोनों में 2 मात्रा का समय लगता है। उच्चारण हम लोग गलत करते हैं, उच्चारण कहते हैं ए, गलत उच्चारण है। पढ़ना कैसे चाहिए, उच्चारण कैसे होना चाहिए, ए, ओ, औ, माने दोनों में बराबर बराबर का समय लगना चाहिए। ठीक है, इसीलिए दोनों दीर्घ हैं, ओ और औ। ये भी ओ औ नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है क्या, ओ औ। दोनों में बराबर मात्रा का समय लग रहा है, बराबर समय लग रहा है, इसलिए दोनों क्या हुए, द्विमात्रिक हुए। दोनों में 2 गुना समय लग रहा है, दोनों में बराबर का समय लग रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये चारों क्या हैं, चारों के चारों ही क्या हैं, वो दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये चारों के चारों क्या हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न बनता है
उसके बारे में हम आप लोग जान लेते हैं। हमसे आपसे पूछा जाता अयोगवाह क्या होते हैं। ठीक है, अयोगवाह। देखिए अयोगवाह जो हिंदी में पढ़े होंगे वो उसके बारे में जानते होंगे कि जो अंग और आहा होता है, वो जो अनुस्वार और विसर्ग होता है वो अयोगवाह होता है। लेकिन हिंदी में तो 2 होते हैं, संस्कृत में 2 बिल्कुल नहीं होते हैं। संस्कृत में अयोगवाह 4 होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। 2018 की टीईटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि संस्कृत में पूछा था अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। विकल्प था 3, 4, 5 और 6। 3, 4, 5 और 6। तो जिसने अंग और आहा पढ़ा था हिंदी वाला, उसको तो कोई विकल्प मिला ही नहीं उसमें। तो इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर हिंदी विषय में आपसे पूछे कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो वहां हम बताएंगे कि अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और आहा। लेकिन अगर संस्कृत की बात करें, अगर संस्कृत में पूछा जाए कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो वहां पे हम लोग कहेंगे अयोगवाह 4 होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, एकदम अच्छे से समझ लीजिए। जो लोग टीईटी की परीक्षा देने वाले हैं वो बहुत अच्छे से देख लें। अयोगवाह 4 होते हैं। एक हो गया आपका अनुस्वार, ठीक है, ये दूसरा हो गया आपका विसर्ग, ठीक है, तीसरा हो गया आपका जिह्वा मूलीय, और चौथा हो गया आपका उपधमानीय। ठीक है, तो अयोगवाह 4 होते हैं संस्कृत में, कभी भी भूलिएगा नहीं। हिंदी की बात आए तो हिंदी में अयोगवाह 2 होते हैं, और संस्कृत की बात आए तो संस्कृत में जो अयोगवाह होते हैं वो 4 होते हैं। 2018 टीईटी का रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, और बहुतायत लोगों का गलत हुआ था। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो अनुस्वार और विसर्ग के बारे में हम आप जानते हैं, नहीं जानते तो क्या जिह्वा मूली और उपधमानीय नहीं जानते हैं। तो आइए समझ लेते हैं जिह्वा मूली और उपधमानीय क्या है। वैसे जो हमारा संस्कृत साहित्य है अभी उसमें ये प्रयोग नहीं होते हैं, ये वैदिक संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन प्रश्न बनता है तो देख लीजिए। तो जिह्वा मूलीय क्या है पहले समझ लेते हैं। क और खा के पहले जो अर्ध विसर्ग मात्रा लगी होती है, अर्ध विसर्ग, इसे हम जिह्वा मूलीय कहते हैं। प्रयोग आपको कहीं मिला नहीं होगा, क्योंकि वैदिक संस्कृत की बात है, सिर्फ वैदिक संस्कृत में प्रयोग होती है, इसलिए नहीं मिलता है। जैसे लिखते हैं रामः करोति, तो ये का के पहले जो विसर्ग है इसको हम अर्ध विसर्ग लगा देते हैं इसमें, इसी को हम कहते हैं जिह्वा मूलीय। वैदिक संस्कृत में ऐसा प्रयोग मिलता है। इसी तरह से रामः खादति लिखा है, मोहनः खादति लिखा है, तो ख के पहले जो विसर्ग होता है उसको हम अर्ध विसर्ग मानते हैं, तो इसे हम बोलते हैं जिह्वा मूलीय। ठीक है, तो प्रयोग न देखिएगा, प्रयोग मिलेगा नहीं, जानते रहिए कि जिह्वा मूलीय क्या है, क्योंकि अयोगवाह से प्रश्न बनता है, हो सकता है अगली बार भी बने, तो इसलिए जानते रहिए कि 4 अयोगवाह होते हैं। अनुस्वार विसर्ग हम अच्छे से जानते हैं, जिह्वा मूली और उपधमानीय भी समझ लीजिए। तो जिह्वा मूली हो गया आपका क और खा के पहले जो अर्ध विसर्ग की मात्रा लगी होती है उसे हम जिह्वा मूलीय कहते हैं। इसी तरह से प और फ, इनके पहले जब अर्ध विसर्ग की मात्रा लगी हो तो इसे हम क्या कहते हैं, उपधमानीय कहते हैं। इसका उच्चारण जिह्वा मूल से होता है और इसका उच्चारण तो ओष्ठ से ही होता है। उच्चारण स्थान जब पढ़ेंगे तो पा और फा में सब उच्चारण स्थान में जान जाएंगे। ठीक है, तो जिह्वा मूलीय जो वर्ण होते हैं इनका उच्चारण जिह्वा मूल से होता है, और उपधमानीय जो वर्ण हैं उनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो प और फा के पहले लगे हुए
अर्ध विसर्ग मात्राओं को, अगर अर्ध विसर्ग मात्राएं लगी हैं तो इनको हम उपधमानीय वर्ण कहेंगे। और क और ख के पहले अगर अर्ध विसर्ग की मात्रा लगी है तो इसको हम जिह्वा मूलीय वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो ये अयोग वाह हैं। अयोग वाह का मतलब क्या होता है? योग का मतलब जुड़ना होता है, अ लग गया तो अयोग हो गया, और अयोग का मतलब न जुड़ना होता है। माने जो माहेश्वर सूत्रों में न जोड़े गए हों, महर्षि पाणिनि ने इनका विधान माहेश्वर सूत्रों में नहीं किया तो अलग से इनका विधान कर दिया, कहाँ पे? अयोगवाह के रूप में। तो अयोगवाह 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय या उपधमानीय होते हैं। तो 4 अयोगवाह हो गए। तो हमने पढ़ लिया अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और अयोग वाह। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग। तो इसलिए अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर संस्कृत विषय में प्राप्त कर सकें।